बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, आपका प्रोग्राम। मैं हूं सौरभ, आपके साथ चारों मेहमान स्टूडियो में, समीर चौगांवकर जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, विजय त्रिवेदी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। अब मैं आपको ट्रंप की कुछ खरी खरी बातें सुनाता हूं। ये ऐसी बातें भी दुनिया में बहुत लोग खुल के नहीं कर पाते, लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सिडनी के बॉन्डी बीच पर जो आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई, अभी ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, इसको लेकर उनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद ये शब्द इस्तेमाल किए और कहा कि दुनिया को इसके खिलाफ एकजुट होना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। सिडनी के बॉन्डी बीच पर एक यहूदी फेस्टिवल के दौरान इस्लामिक स्टेट से जुड़े 2 आतंकवादी बाप बेटे की जोड़ी ने 15 लोगों को मार डाला था। और डोनाल्ड ट्रंप ने यहूदी त्योहार की तीसरी रात व्हाइट हाउस में उत्सव के दौरान सबसे पहले तो बॉन्डी बीच के पीड़ितों को, परिजनों को श्रद्धांजलि दी और साथ साथ कहा कि अब वक्त आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ, इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हुआ जाए। तुलसी गबार्ड, जिनकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर हैं, इन्होंने कहा कि आतंकियों का मकसद केवल ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, अमेरिका समेत पूरे विश्व का इस्लामीकरण करना है। यह भी बड़ी खरी खरी साफ साफ बात बोल रही है। और इसके बाद ट्रंप ने कहा कि दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना ही पड़ेगा। और तुलसी गबार्ड ने तो यह कहा कि कई देश हैं दुनिया के जो शायद अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुके हैं, वहां शायद अब वो ना रोक पाएं उस आतंकवाद की तेज रफ्तार को, लेकिन अमेरिका को अभी भी बचाया जा सकता है। यूरोप की उन्होंने बात की, यूरोप में बहुत से देश अब उस सीमा को पार कर चुके हैं, लेकिन अमेरिका को बचाया जा सकता है। सुनिए ट्रंप की बात। The love and prayers to our entire nation, to the people of Australia, and especially all those affected by the horrific and anti-Semitic terrorist attack, and that's exactly what it is, anti-Semitic, that took place on a Hanukkah celebration in Sydney. What a terrible, terrible thing. We don't learn. We're joined in mourning all of those who were killed, and we're praying for the swift recovery of the wounded. Some are very horrifically wounded, as you probably know. All nations must stand together against the evil forces of radical Islamic terrorism, and we're doing that. इनके शब्द हैं रैडिकल इस्लामिक टेररिज्म। और उससे पहले अगर आपने नोट किया, उन्होंने एक बात कही जो शायद उनकी स्क्रिप्ट में नहीं थी, वी डोंट लर्न, कि हम सबक नहीं लेते, दुनिया सबक नहीं लेती, वरना ये इलाज पहले किया जाना चाहिए था। सर क्या कहेंगे ट्रंप की बात पे? देखिए, मुझे लगता है कि अमेरिका में जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा मुसलमानों की जनसंख्या नहीं है। 2.3% के आसपास की वहाँ पर जनसंख्या है, मुस्लिम आबादी। और यूरोप के मोटा मोटी देश जो हैं, जिसे आप कह रहे हैं कि वो नो पॉइंट ऑफ रिटर्न है, ऐसा नहीं है। कोई भी देश यूरोप में मुसलमानों की आबादी 10% से ऊपर नहीं हुई है। सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो है जो है वो फ्रांस के अंदर। सर मैं एक चीज़ कह दूं, क्योंकि फिर इस पर विवाद होगा। तो सवाल मुस्लिम आप अगर आप इसको काउंटर करना चाहें तो कीजिएगा। बिल्कुल। ये सवाल मुस्लिम आबादी का नहीं है। मुस्लिम आबादी तो हमारे यहाँ 15% है, हो सकता है और ज़्यादा हो गई हो। मुस्लिम आबादी का वो जिसको उन्होंने रेडिकल इस्लामिक तबका बोला ना ट्रंप ने, प्रॉब्लम वो है। तो दुनिया में बहुत से मुस्लिम देश पीसफुल हैं भाई। अरब कंट्रियों में तो कोई आतंकवादी वारदातें नहीं होती, मतलब लंबे लंबे वक्त तक नहीं होती। सो जनरलाइज ना करें, मैं ये इसलिए सिर्फ मैंने इतनी बात कही। सीधे आबादी से जोड़ेंगे तो जब इसका आप पैटर्न देखेंगे सौरभ जी, तब आपको पता लगेगा कि इसका डेमोग्राफी से क्या रिश्ता है। जैसे ही ये मुस्लिम आबादी बढ़ती है, मुस्लिम पॉकेट्स बढ़ते हैं। आज से 20 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा नहीं था। आज से 20 साल पहले वो ब्रिटेन में भी नहीं था। आज से 20 साल पहले जो आप सोच सकते थे क्या कि जर्मनी में ये सब चीज़ें हो जाएंगी? आज से 20 साल पहले आप सोच सकते थे कि नहीं, फ्रांस में तो था, पेरिस सबर्ब में दंगे बहुत ज़्यादा होते हैं, फ्रिक्वेंटली होते हैं। लेकिन फ्रांस और पोलैंड, एक दो देश छोड़ दें तो बाकी ऐसा कोई देश ऐसा नहीं था जहां पर आबादी बढ़ती है तो रेडिकल भी उतना ही बढ़ता है। मैं नहीं ये कह रहा हूं, रेडिकलाइजेशन है, साथ साथ जब आबादी बढ़ जाती है तो उसके साथ वो बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो इसलिए वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि सेकुलरिज्म हमारे यहां देश में क्यों वो बार बार बात करते थे,
क्योंकि हमारे देश पर राज करना था, यदि सेकुलर नहीं होते तो उनको हम पीट करके भगा देते। अब अपने देश में उसी सेकुलरिज्म को फॉलो नहीं करने के लिए तैयार है, वो मल्टीकल्चरिज्म फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। उनको अब नहीं चाहिए कि एशिया से लोग आए, उनको अब नहीं चाहिए कि मुस्लिम कंट्री से लोग आके, उनको नहीं चाहिए कि अब अफ्रीका से जो है वो मुसलमान आकर हमारे देश में कहा जाता है हम भी आतंकवाद पीड़ित हैं। इन्हीं शब्दों में क्या बस इसको दो लाइन डिफाइन किया जाता है? 2 लाइन सिर्फ बोल देना चाहता हूं। यूरोप इस चीज को पहले नहीं सीखा था, यूरोप इस चीज को अब पहचान गया है। अमेरिका पहचानते हुए भी ट्रंप से उम्मीद थी कि जब उनका सेकंड टेन्योर होगा तो जिस प्रकार से खुलकर वो इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ बोलते थे वैसा बोलेंगे, लेकिन उन्होंने तो मुनीर को ही गले लगा लिया। बांग्लादेश पर उनकी चुप्पी, क्योंकि उन्होंने कहा वी डोंट लर्न, हम नहीं सीखते हैं, तभी ये वारदातें बार बार हो रही हैं। हम सीख गए क्या? हम जो समस्या है कम से कम उसको उसी नाम से पुकारने लगे? नहीं, बिल्कुल हम सीख गए हैं। लेकिन जिसको कहते हैं ना कि कोई भी बड़ी गंभीर बीमारी होती है तो एकदम से तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ ऐसा आपको दिखने लगे कि, लेकिन बदलता हुआ तो दिख रहा है ना आपको। देश के भीतर ऐसी आवाज़ें अब बहुत खुलकर बोलने लगे हैं ना। अब बहुत से मुसलमान भी कहते हैं ना कि ये रेडिकल इस्लामिक थॉट प्रोसेस से इंस्पायर्ड टेररिज्म है, इसमें कोई बचता नहीं है ना। भारत के टीवी चैनल पर मुसलमान खड़ा होकर ये बोलने लगे, ये कहां होता था? अब तो कई स्कॉलर भी आकर कहते हैं कि अगर हम ऐसे ही शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर रेत में गड़ाए रहे तो जिस दिन हमारा विनाश जल्दी होगा और हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। अब ये लोग कहते हैं ना कि पहलगाम और बोंडाई बीच के बीच जो कहते हैं कि कोई अंतर नहीं, दोनों जगह रिलीजन हिंदू था, यहूदी था। तो जहां कोई अच्छा होगा वहां अहमद अल अहद का वो जाकर लोग, वहां का प्रेसिडेंट था, वो तारीफ भी करेंगे। आपने पता नहीं वो वीडियो देखा कि नहीं देखा, मुझे लगता है आपने देखा होगा। हमारे यहाँ की एक मुस्लिम महिला बड़ी चर्चित पत्रकार है, उन्होंने एक वीडियो बना करके ये कहा, सुनिए, उन्होंने कहा कि इस बॉन्डी बीच के कत्लेआम की आड़ में एक धर्म को बदनाम किया जा रहा है और ये जो किया गया, उन्होंने ऑब्वियसली इसको आतंकवाद कहा। मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने इसको टेररिज्म नहीं कहा, उन्होंने टेररिज्म ही कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये कुछ यहूदियों और इजराइल समर्थक लोगों की कार्रवाई का एक जवाब है। सौरभ जी, रेडिकल इस्लामिस्ट महिला को आप किसी पत्रकार के तौर पर, मुस्लिम महिला के तौर पर ऐसे मत कहिए। ये रेडिकल इस्लामिस्ट महिला है। मुस्लिम महिला वो थी जिसको हिजाब न पहनने पर उसको और उसकी बच्ची को उसके पति ने मार दिया, वो मुस्लिम महिला थी। वो जो महिला है, अगर उस हिसाब से देखें तो जितने कहा जाता है, जो मैं तो नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं तो जॉर्डन के प्रिंस को और उनके परिवार को देख रहा हूं, तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा बंदिश सब जगह होती होगी। लेकिन जितने तरह की बंदिशें महिलाओं पर हैं, उस महिला को तो जीना मुहाल हो जाएगा, तो घुट घुट के दम घुट के मर जाएगी वो जिन कपड़ों में रहती। मैं तो किसी का भी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस तरह की वो रेडिकल इस्लामिक बात करती है, कट्टरता बढ़ाती है, वो पत्रकार नहीं है और उसका पूरा एजेंडा भारत विरोधी होता है, इसमें कोई शक नहीं। अब मैं एक दूसरे विषय पर लाना चाह रहा था ट्रंप की बात से, क्योंकि ये जुड़ती है, क्योंकि ये यहूदियों पर हमला था। अब अगली बात जो ट्रंप कह रहे हैं उसको सुनिए आप, और इसमें हमारे लिए बहुत कुछ है सीखने को। ट्रंप ने कहा कि हमारे देश में यहूदियों का वर्चस्व हुआ करता था, बहुत डोमिनेंट कम्युनिटी थी ज्यूज की अमेरिका में। ट्रंप ने कहा कि वॉशिंगटन में आज से 10, 12, 20 साल पहले, 15 साल पहले, वॉशिंगटन का मतलब उनको होता है अमेरिका, कि एक बहुत मजबूत ज्यू लॉबी थी। लोग कहते थे कि देश ही ये ज्यू लॉबी चलाती है। वो फाइनेंशियली इतने सुपर 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 पावरफुल थे। लेकिन उन्होंने कहा कि आज वो लॉबी वो नहीं रह गई। आज हमारे देश में एंटी ज्यू, एंटी सेमिटिज्म लॉबी वो ज्यादा हावी हो गई। And I will say, you know, if you go back 10, 12, 15 years ago at the most, the strongest lobby in Washington was the Jewish lobby. It was Israel. That's no longer true. You have to be very careful. You have a Congress in particular which is becoming anti-Semitic. You have AOC +3. You have those people, Ilhan Omar, she hates Jewish people. And you have to be very careful because there's been a big change. अब जो ये ट्रम्प बात कर रहे हैं, उन्होंने ये लॉबी की बात की, बात सही है। हम सब इस चीज को पढ़ते आए कि अमेरिका में ज्यू लॉबी बहुत स्ट्रांग थी। वो इजराइल की आखिर इतनी रक्षा क्यों करता है अमेरिका, किस लिए करता है? उसको इजराइल कहाँ, वो अमेरिका कहाँ, इसके लिए वो जंगें लड़ लेता है। इजराइल के लिए हथियारों में अरबों रुपए खर्च देता है ज्यूज उस कम्युनिटी के लिए, क्योंकि वो कम्युनिटी उसके अपने देश में इतनी मजबूत है। तो मैं पूछ रहा हूं कि वो लॉबी, लोग कहते हैं आज हमसे मजबूत लॉबी तो पाकिस्तान बना लेता है,
नहीं, बिल्कुल ठीक हम बात क्यों नहीं, हम वो लॉबी हम क्यों नहीं बना पाए? नहीं, हमारी लॉबी भी बन रही है, उस तरह से एक मजबूत काम हुआ है और हिंदुस्तानियों का जो वर्चस्व बढ़ा है पूरी दुनिया भर में, केवल अमेरिका में ही नहीं, पूरी दुनिया भर में बहुत अलग तरीके से बढ़ा। और ये भी होता है वक्त के साथ लॉबीज़ बदलती हैं, कौन कौन सी लॉबीज़ कहाँ पर रहती हैं, उसके साथ डेमोग्राफी भी बदलती है, डेमोग्राफी के साथ साथ पॉलिटिकल और मनी पावर भी बदलती है। हिंदुस्तान की भी मनी पावर और पॉलिटिकल पावर बहुत बड़ी है और हम एक्चुअली क्या कि हम वर्चस्व को दूसरे तरीके से, हमारे जो बिहेवियर है ना वो वर्चस्व वाला नहीं है, समरसता वाला है। जूस का है, जूस तो उस वहाँ पर शुरुआती दौर से बहुत लंबे समय तक रहे और पावरफुल लॉबी के तौर पर रहे। वैसे बस टाइम नहीं था इसमें, सुना है नहीं, बयान मैंने रखा हुआ था। नेतन्याहू ने तो ये कहा कि अमेरिका बनाया हमने, जूस ने नहीं। जूस सुपर स्ट्रॉन्ग पावरफुल लोग हैं, लेकिन इसको यूँ समझना चाहिए। जैसे एक बात और मैं कह दूँ, रेडिकल इस्लाम पर हम लोग बात कर रहे थे, ट्रंप साहब को तो खुद को तो याद रखना चाहिए, खुद तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, क्या वो रेडिकल इस्लाम पर काम नहीं कर रहा? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सबसे ज्यादा रेडिकल कंट्री है तो फिर दुनिया वो की। किसके लिए बात कर रहे हैं? अब मैं फिर से वही बात याद दिलाता हूं कि 2000 जब ट्विन टावर पर हमला हुआ उससे पहले भारत कहता था कि आतंकवाद दुनिया भर की परेशानी है, लेकिन अमेरिका कहता था कि ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। और अभी पहलगाम की घटना हुई तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल टेररिज्म का वो है हिस्सेदार। तो क्या पाकिस्तान को अमेरिका उस तरह से देख रहा है? तो केवल कभी किसी दिन ट्रंप साहब किसी बात पर नाराज होते नहीं होते। और ऑस्ट्रेलिया की बॉन्डी बीच की घटना हुई तो उसमें भी आप जोड़ लीजिए कि जिन्होंने मारा वो लोग रेडिकल इस्लाम वाले लोग हैं, और जिसने उसको मारने के लिए कोशिश की वो भी मुसलमान है, बचाने वाला जो है। तो इसलिए सब चीजों लेकिन को आप एक बात और बारीक गौर, तरीके से एक बात आप गौर कीजिएगा, हमारे देश में बड़े लंबे अरसे तक धर्म का नाम लेना भी एक सिविल डिस्कोर्स नहीं माना जाता था। सही कह रहा हूं सर? कि धर्म लेके क्यों नाम लेके क्यों बात करते हो यार, ये हिंदू मुसलमान? और हमारे प्रोफेशन में तो बिल्कुल भी नहीं था। सही में वो नहीं कहा, आपको याद है? ऐसा नहीं होता था। क्यों? बात तो सुन तो लीजिए, मैं गलत पंडित, सही पुजारी, फलाना, सुनिए तो सही, मैं जिस सेंस में मंदिर। कह रहा हूं, इन्होंने कहा ज्यू लॉबी, ज्यूइश लॉबी, उन्होंने इजरायली लॉबी नहीं कहा, उन्होंने कहा ज्यूइश लॉबी। वो धर्म की बात करते हैं। साउथ अफ्रीका को G20 समिट से बाहर कर दिया कि एक वाइट क्रिश्चियंस पर अत्याचार इसके देश के अंदर होता है। दुनिया को अपनी कम्युनिटी का नाम लेकर उसका बचाव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं कोई है, प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल नहीं है। इस सेंस में कोई हिपोक्रेसी नहीं है वहां पे। हमारे यहाँ है ये बीमारी सर। बिल्कुल, और मुझे लग रहा है कि ज्यूस को लेकर जो ट्रम्प ने कहा है और इजराइल जिस बात पर गर्व करता है और वहाँ के लोग ज्यूस जिस बात पर गर्व करते हैं, वो मुझे लगता है हिंदुस्तान को, दुनिया के लोगों को भी, जो तमाम देशों में जो बसे हुए उनको उस बात को फॉलो करना चाहिए और उतना ही स्ट्रांग उन्हें एक अपनी लॉबी वहाँ बनाना चाहिए और जो एक प्रबल राष्ट्रवाद है वो वहाँ उनको दिखाना चाहिए। मुझे लगता है कि भारत के जो बाहर विदेशी बसे इस मामले में कमजोर पड़ते हैं, उन्हें वो मतलब अपना व्यवसाय भी ज़्यादा चिंता करते हैं, राष्ट्र में होने वाली घटना उन्हें कम प्रभावित करती है, उनको अपना व्यवसाय ज़्यादा प्रभावित करता है। इस स्थिति में मुझे लगता है अब निकलने का समय आ गया और जो ट्रम्प ने कहा है इसराइल को लेकर, ज्यूस लोगों को लेकर, वो अब समय है कि चरमपंथी लोग जिस तरीके से पूरे दुनिया के अंदर खतरा बन गए, ज्यूस लोग किस तरीके से एकजुट होकर पूरी दुनिया में उनका नामो निशान करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, वो पैसा देते हैं, बड़ा पैसा देते हैं। वो सिर्फ इजराइल में नहीं, बाकी जगह भी वो पैसा देते हैं चरमपंथी लोगों के खिलाफ। मुझे लग रहा है कि वो समय आ गया है कि अब इस तरीके के लोग धर्म के नाम से अब बचने के बजाय खुलकर धर्म का समर्थन करें और धर्म के साथ खड़े रहें। अब चले मैं आपको अगली खबर बताता हूं। ट्रंप अगली जंग की तैयारी कहां कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अगली खबर पे आ जाइए। ट्रंप साहब ने कल एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर ट्रंप ने ये सबसे पहले ये लिखा कि वेनेजुएला इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय द लार्जेस्ट आर्माडा एवर असेंबल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ अमेरिका। ये साउथ वेनेजुएला वाली खबर कि हमने वेनेजुएला को चारों तरफ से घेर लिया है और अब निकोलस मादुरो के पास कोई विकल्प नहीं है कि वो अब देश छोड़ दे। ठीक, आर्माडा का मतलब उन्होंने 15-20 हज़ार सैनिक भेजे हुए हैं, 1 दर्जन अपने युद्धपोत भेजे हुए हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे हुए हैं, आसपास के देशों में सेनाएं तैनात कर दी हैं, सब कुछ कर लिया उन्होंने वेनेजुएला छोटे से देश को उन्होंने घेरने के लिए। अब उसके बाद जो वो कह रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, वो वजह बड़ी, आप सुन, मुझे तो इसकी कोई हिस्ट्री हो तो मुझे पता नहीं, आप लोग बताएंगे। उन्होंने कहा कि ये तब तक होगा until such time as they return to the United States of America all the oil, मतलब ये हमारा सारा तेल, हमारी सारी जमीन और हमारे सारे एसेट्स जो इसने चुराए हैं वो हमें लौटा दे। वेनेजुएला पे कब कब्जा था अमेरिका का, मेरी समझ मुझे तो याद नहीं है। तो वो कह रहे हैं तो ऑयल पर है ना, ये कह रहे हैं कि हमारा तेल है। अब तो खुल के कह दिया ट्रंप ने
कि ये लड़ाई तेल की है, कि ये सारा तेल मुझे लौटा दे और हमारी कंपनियों को वहां पर काम करने दे। खुल के आप कह दिया, जैसे एक बार जॉर्ज बुश के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा था ना कि क्या इट्स अबाउट ऑयल। तो मैं कह रहा हूं ना कि ऑयल का तो उस दिन भी हम लोगों ने तो ये उन्होंने खुल के कबूल कर लिया कि अब ये तेल की लड़ाई है और मुझे वो वेनेजुएला का सारा तेल जो है वो चाहिए। करने में भी लगे। अब मैं आपको दो खबर और देता हूं इससे जुड़ी हुई। अब ये एक बहुत बड़ा रीसेट हो रहा है, मिलिट्री रीसेट पूरी दुनिया के अंदर। जैसे हमारे यहाँ कमांड होती है आर्मी की, वेस्टर्न नॉर्दर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड, साउथ सदर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, ऐसे वहां अमेरिका की भी होती हैं। अब अमेरिका दुनिया में फौजें रखता है तो वो अपनी कमांड जो है दुनिया के हिस्सों के हिसाब से बनाता है। अब उसकी 11 कमांड्स हुआ करती थी, उसको वो क्लब करके 8 कमांड में ले आएगा। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो एशिया और मिडिल ईस्ट, इसको लेकर के जहां सबसे ज्यादा तैनाती थी उसकी सेनाओं की, मिडिल ईस्ट और यूरोप, वहां की कमांड्स को कमजोर करके वो सारी की सारी ट्रूप्स और अपने एसेट्स, हवाई जहाज, युद्धपोत जो भी है, वो सारी की सारी वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाना चाह रहा है। अब आप पूछेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कौन से देश आते हैं? मेरी भी जिज्ञासा थी तो मैंने गूगल किया। वेस्टर्न हेमिस्फीयर है नॉर्दर्न, सेंट्रल और साउथ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, चिली, पेरू, वेनेजुएला, मतलब उसका बैकयार्ड, उसके अमेरिका के दक्षिणी और आजू बाजू के देश। सर ये दुनिया भर से सेनाएं समेट के वहां क्यों इकट्ठी कर रहा है? मुझे लगता है एक जिसे कहते हैं ना, कमज़ोर को आपको पीटने में ज़्यादा आसानी होगी, ताकतवर से आप नहीं लड़ सकते हैं। तो वेनेजुएला के कभी भी अमेरिका तो हिस्सा तो रहा नहीं था। और एक बात और जिक्र करते करते कर दूं कि चार्ल्स स्टीली करके एक बहुत बड़े स्कॉलर हुआ करते थे, जो अमेरिका नेशनलिज्म पर लिखा है कि कैसे क्रिश्चियनिटी प्लेड द रोल इन शेपिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और जहाँ पर वो वाइट क्रिश्चियन की मेजोरिटी नहीं होती थी उसको वो डिस्ट्रिक्टहुड भी नहीं देते थे। तो रिलीजन का क्या, हमारे लिए वो सेकुलरिज्म का पूरा प्रवचन करते हैं, लेकिन अपने पर जब आती है तो वही होता है। और यही ब्रिटेन में भी हुआ था कि जब बाइबल का जो है वो वर्नाकुलर ट्रांसलेशन होकर के उसको प्रचार करके वो ब्रिटिश नेशनलिज्म को भी वहाँ पर खड़ा किया गया था। चूंकि ये एरिया आने वाले दिनों में लगता है कि एसेट्स के लिए, मिनरल्स के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया होने जा रहा है। और इसीलिए वो चिली के अंदर भी एक समय चिली के राष्ट्रपति ने तो समर्थन किया मदुरो को हटाने का। नहीं वो तो हो गया ना। चिली में भी कॉपर का इतना बड़ा माइन का काम है, तो कॉपर एंड सिल्वर, क्योंकि सिल्वर जो है वो बाई प्रोडक्ट। ये सारी तैयारी क्या कर रही है? सारे एसेट्स, अपने वॉर एसेट्स वहां क्यों ला रहे हैं? इसीलिए ला रहे हैं क्योंकि वो सारा जो वो साम्राज्य चाहिए, वो वाला असली साम्राज्य तो वो है ना भाई। वेनेजुएला भले ही छोटा सा देश हो, लेकिन ऑयल का जो दुनिया का सबसे बड़ा, और चिली में भी, चिली कॉपर के लिए सबसे बड़ा वो है। अब सर आपको मैं अब एक अगली खबर फिर उसी दावे के साथ दिखा रहा हूं, मजा ना आए तो पैसे वापस। जो पाकिस्तान में भिखारी का बयान सुना था ना, जब से आपने मतलब कहानी कुर्सी की ने जब से हर बार एक पायदान की छलांग लगानी शुरू की है, आप पैसे वापस करने लगे। नहीं, लेकिन वो मौका नहीं मिलता ना उनको। वही तो ये देखिए, जैसे हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री संग्रहालय है, तो हर प्रधानमंत्री का जो जितने भी हुए एक सेक्शन है। ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप ने व्हाइट हाउस के वेस्ट विंग के बाहर वॉकवे में सारे पूर्व राष्ट्रपतियों की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर लगवाई गोल्डन फ्रेम में, ठीक। और इस प्रेसिडेंशियल वॉक ऑफ फेम पर अगर आप नजर डालेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि जो ट्रंप है वो क्या आदमी है। ट्रंप ने हर राष्ट्रपति के नीचे उनके बारे में कुछ बातें बताई, जैसे हमारे यहाँ है कि नेहरू जी ऐसे थे, नेहरू जी ये थे, शास्त्री जी की ये खासियत थी, राजीव जी की ये खासियत थी, वाजपेयी जी की। सो उनके नीचे जो है कुछ बातें लिखी हुई दिख रही ना आपको, प्लाक जो नीचे लगा हुआ है। तो अब इसमें बाइडेन की जगह उन्होंने बाइडेन की तस्वीर ही नहीं लगाई, बाइडेन की जगह ऑटो पेन लगाई। जो बीच में दिख रहा है ना आपको तस्वीर इससे पहले वाले में, एक वो रोबोटिक पेन है, क्योंकि आरोप लगता था कि वो साइन ही नहीं कर पाते थे, तो वो ऑटो पेन से, एक रोबोटिक पेन से दस्तखत किए जाते थे। तो उनकी तो उन्होंने बाइडेन की तस्वीर ही नहीं लगाई। फिर उसके नीचे उनके डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि जो स्लीपी बाइडेन ने ऐसे ही अपनी शारीरिक क्षमताओं को छिपाने के लिए ऑटो पेन का दुरुपयोग किया, जिससे महत्वपूर्ण निर्णय लेना महत्वपूर्ण निर्णय बिना उनकी जानकारी के लिए गए। ओबामा के नीचे लिखा हुआ है कि ये आप देखें, ट्रंप एक राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति के लिए व्हाइट हाउस में लिख रहा है। बराक ओबामा के नीचे लिखा हुआ है बराक हुसैन ओबामा, पहले अश्वेत राष्ट्रपति, एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर
और अमेरिका के इतिहास के सबसे विवादित राजनीतिक हस्तियों में से एक। राष्ट्रपति के तौर पर वो बहुत ही अप्रभावी थे। अनअफोर्डेबल केयर एक्ट पास किया था, जिसके परिणाम में उनकी पार्टी ने कांग्रेस के दोनों सदनों में अपना नियंत्रण खो दिया। ईरान के साथ परमाणु समझौते को मंजूरी दी थी, जो कि बहुत गलत फैसला था। एक तरफा पेरिस जलवायु समझौता किया था, जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। और इन्होंने दुनिया में सारी जंगें बराक ओबामा ने शुरू की, और आईसिस को पैदा करने वाले भी बराक ओबामा थे। तो ये वो तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, और इसी ओबामा के डिस्क्रिप्शन के नीचे ये लिखा है कि जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए तो उन्होंने ओबामा के सारे खराब फैसले वापस कर दिए। सर, एक चीज जिक्र कर ये डिस्क्रिप्शन व्हाइट हाउस में दिया गया। मैं चूंकि प्रधानमंत्री का जो संग्रहालय बना है उसकी कमेटी का हिस्सा था, तो एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ देश के लिए, आपके दर्शकों के लिए। हमें बताया गया था कि एक इंस्ट्रक्शन आया है प्रधानमंत्री कार्यालय से, किसी को भी छोटा करने की कोशिश नहीं करना। क्या बात है। किसी को भी, मैं फिर आपसे कह रहा हूं। और आप जाएंगे तो स्टेट ऑफ आर्ट है, प्रधानमंत्री अद्भुत बना हुआ है। समय नहीं है, ये बिल्कुल अच्छी बात आपने की। और जो दोनों के अंतर देखे पर्सनालिटी का, एक प्रधानमंत्री कह रहा है किसी को छोटा नहीं करना, दूसरा राष्ट्रपति सबको छोटा कर दिया। छोटा नहीं, वो कह रहा है किसी को बर्बाद करने में कसर नहीं रखना, ऐसे लिखवाया है। ये उनके लिए भी, जो लोग अक्सर नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की तुलना करने लगते हैं, बिल्कुल सचमुच पीएम म्यूजियम जाइए, हाँ, कमाल का म्यूजियम बना हुआ है, हर प्रधानमंत्री के समय की उपलब्धि। ये अच्छी बात कह दी आपने, लोग याद रखें सर। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति भवन में अभी कल ही जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने हमारे परमवीर चक्र के जितने वो हैं सम्मानित, उनकी तस्वीर लगाई है, ब्रिटिश को ये हटा अंतर है साहब, आपकी डेमोक्रेसी में उनकी डेमोक्रेसी में। समय इतना ही था सर, बहुत शुक्रिया।